हेलो एवरीवन। सर आज हम लोग का क्लास नंबर 4 है। क्लास नंबर 4 के अंदर हम शेड्यूल 1 पढ़ रहे थे। शेड्यूल 1 का पैरा 4 पढ़ना है। सर हमने इन चीजों को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है जो आपने बुक में देखी थी। सर 1 मिनट के अंदर आपको रिवाइज करा देते हैं। टाइम देखते हैं। हाँ चलो बस 1 मिनट के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? चैप्टर नंबर 2 सप्लाई। सप्लाई किसको कहते हैं इसके लिए 3 बातें होनी चाहिए। गुड्स और सर्विस होना चाहिए, नंबर 2 पे कंसिडरेशन होना चाहिए और नंबर 3 में इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। सर अब इसके कुछ एक्सेप्शंस को हम लोग पढ़ रहे थे जहां हम कंसिडरेशन अगर नहीं है, पहली बात तो सप्लाई होने की ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, लेकिन अगर इसमें से एक कंडीशन पिट गई जिसमें कंसिडरेशन नहीं है तो भी सर शेड्यूल 1 हमको बताता है कि 4 ऐसी चीजें हैं अगर कंसिडरेशन नहीं है तब भी उसको सप्लाई कहा जाता है। जिन 4 चीजों में हमने परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट देखा। दूसरा सर हम लोग वो डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन और रिलेटेड पर्सन वाली बात पढ़ रहे थे। तीसरा सर याद करो प्रिंसिपल और एजेंट की बात हमने पढ़ी। चौथी अभी पढ़ेंगे इंपोर्ट ऑफ सर्विस। सर इसके अलावा इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का भी सर एक एक्सेप्शन हुआ करता था जहां पे इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात आती थी, जहां पे इंपोर्ट ऑफ सर्विस के बारे में बात आती थी सर। और वहां पे ना अगर हमने कंसिडरेशन दिया है, मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड है, ये वाली सेटिस्फाइड है और केवल इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वाली कंडीशन पिट गई है, तब भी सर इसको सप्लाई माना जाता था। ये था इंपोर्ट ऑफ सर्विस के अंदर, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सर एक बात याद रखना, ये जो हम शेड्यूल 1 के एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं ना, इसका मतलब गुड्स और सर्विस भी है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी है, सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन की कंडीशन पिट गई है। आओ सर इसको अब देखते हैं। देखिए एक छोटे से एग्जांपल से पहले समझते हैं। सर मानते हैं सर ये इंडिया है, इंडिया के अंदर ये जगह है सर दिल्ली, ठीक। अब सर यहाँ पे साउथ कोरिया है, ये सर सैमसंग का हेड ऑफिस है, सैमसंग का हेड ऑफिस, ठीक। सर एक बात सोचिए ना, ऐसा क्या नहीं हो सकता है कि दिल्ली के अंदर इस जगह पे इनको अपने एयर कंडीशंस की फैक्ट्री लगानी है और इनको कोई टेक्निकल इशू आ गया, टेक्निकल इशू आ गया। मैं एक कंडीशन बता रहा हूं, ऐसा हो सकता है कि सर कोई टेक्निकल इशू आ गया है, ठीक है सर। अब क्या हुआ, इस दिल्ली ने बोला कि सैमसंग तुम मेरी ही हेड ऑफिस हो, मतलब स्टैब्लिशमेंट ऑफ ईच अदर। देखो डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं हो सकता, पिछली क्लास रिवाइज कर लेना प्रभु। डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं हो सकता बिकॉज क्या है, वो रजिस्टर्ड नहीं है। अगर दोनों सेम पैन के अंदर रजिस्टर्ड है तब ना डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। यहां तो भाई साहब सैमसंग रजिस्टर्ड हो ही नहीं सकता, इंडिया के बाहर है, ठीक, आउट ऑफ इंडिया है ये। तो सर ये कहता है कि तुम मेरी ही ओन स्टैब्लिशमेंट हो या रिलेटेड हो। इंडिविजुअल के केस में क्या हो सकता है, बाप बेटा भाई बहन माता पिता, रिलेटेड केस। या तुम मेरी ही ओन स्टैब्लिशमेंट हो, स्टैब्लिशमेंट ऑफ ईच अदर हैं हम लोग, सैमसंग तुम भी हो सैमसंग हम भी हैं। और ये कहता है कि मुझे कुछ सर्विसेज दे दो ना, बताओ इस फैक्ट्री को कैसे रन करूं, क्या टेक्निकल इश्यूज आ गए हैं, इसको क्या करूं। मान लीजिए ये इसको सर्विस देता है, कौन, सैमसंग ने सर्विस दी, सैमसंग हेड ऑफिस ने इंडिया वाले सैमसंग को सर्विस दी और प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दी। और इसने कोई कंसिडरेशन यहां इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि तुम भी तो हम ही हैं, समझ लो दोनों एक ही हैं, कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है। तो भाई साहब जीएसटी डिपार्टमेंट कहता है अगर ये सर्विस इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, अगर ये सर्विस इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तब सर इस ट्रांजैक्शन में भले ही कंसिडरेशन नहीं है, इस ट्रांजैक्शन को क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। और आगे के चैप्टर में पढ़ोगे कि सर ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर टैक्सेबल होता है, इसका वैल्यूएशन कैसे होगा, इस पे जीएसटी कौन भरेगा, ये आगे पढ़ेंगे। अभी आप समझिए इस ट्रांजेक्शन को सप्लाई कहा जाएगा। रीजन क्या है, देखो इंडिया में ना लोकल मार्केट्स बहुत हैं, ठीक है। इंडिया में मान लो कोई ओन इंडियन मैन्युफैक्चरर है, वो इसी की फैक्ट्री लगाना चाह रहा है, वो सिमिलर सर्विसेज काफी हैवी चार्जेस, प्रोफेशनल चार्जेस पे करके लेगा। तो सर उसके लिए तो यहाँ पे आपने डिमेरिट क्रिएट कर दी। भाई अगर कोई इंडियन इस फैक्ट्री को लगाता है तो भाई साहब उसको तो प्रोफेशनल चार्जेस पे करने पड़ेंगे, उसको क्या करने पड़ेंगे, प्रोफेशनल चार्जेस पे करने पड़ेंगे। हाँ सर उसको प्रोफेशनल चार्जेस यहाँ पे करने पड़ जाएंगे। और अदर आदमी प्रीमियम सर्विस को पा जा रहा है, ऐसा तो आपको देख रहे हैं। और इसको जो सर्विस मान लो अगर 1 लाख रुपए इसने प्रोफेशनल फी पे की तो 18,000 रुपया का जीएसटी भी पेमेंट करना पड़ेगा, इसको वो सर्विस 1,18,000 की पड़ गई। और ये वाले भाई साहब जो बाहर की कंपनी से ले ली हैं, स्टैब्लिशमेंट ओन थी, उनको ये फ्री में सर्विस मिल गई। तो कहीं ना कहीं जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है ना वो हैम्पर हो जाती, सारे बाहर की बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां फ्री में अपनी ही कंपनियों से सर्विस लेती, गवर्नमेंट का ही कोई मतलब नहीं है। हमें तो कोई भी सर्विस आई है उसका टैक्स ये गवर्नमेंट कहती है भाई साहब
इसको हम सप्लाई मानेंगे और इस पे टैक्स भी तुमसे लेंगे। तुमने पैसा दिया नहीं दिया कोई मतलब नहीं, अगर कोई इंडियन ऐसी सर्विस लेता, उसके जेब से अगर इतने रुपए का टैक्स आता और तुमने ली है तो तुम भी टैक्स दो। एक रीजन ये हुआ करता था, इसलिए इन्होंने कहा कि भाई साहब इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस लियो ना, टैक्स दे दो। कोई भी सर्विस अगर भारत में आ रही है तो उस पर टैक्स तो जाना ही जाना होता है। कोई भी सर्विस मतलब गुड, या कोई भी सर्विस भारत में कंज्यूम हो रही है, कोई गुड्स, पार्ले जी बिस्किट आप लेके खरीद के खाते हो, उस पर भी टैक्स जाता है। पानी पी रहे हो, वाटर बॉटल आपने खरीदी है, उस पर भी टैक्स जाता है। तो गवर्नमेंट कह रही है कोई भी सर्विस हो भारत में कंज्यूम हुई ना, अब तुमने उसका पेमेंट किया चाहे नहीं किया, अगर कोई इंडियन उसका पेमेंट करता तो इतना टैक्स देता, अब तुम भी दो। सीधी बात, नो बकवास। क्लियर है? क्लियर है। अब सर मान लो इंडिविजुअल के केस में क्या होता है, देखो एक इंडिविजुअल है ये, ठीक, एक इंडिविजुअल है, पहले बातें सुन लो, कुछ लिखो मत अभी। एक इंडिविजुअल है, अब ये आर्किटेक्ट है, सेम एग्जांपल मैंने लिख के भी रखा है, आप रखो। आर्किटेक्ट है, ये इसके यहाँ पे फादर है, ये भाई साहब फादर है और ये सन है। मतलब फादर और सन ये यूएसए में रहता है और ये इंडिया में रहते हैं। अब एक बात बताओ, फादर और सन क्या एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है? हाँ सर रिलेटेड है, ये दोनों क्या है सर? रिलेटेड, रिलेटेड, ठीक है। अब एक कंडीशन देखो, कंडीशन देखो, फादर को क्या करना था, फादर ने सोचा बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, चलो टाइम पास करने के लिए बना लेते हैं एक घर। फादर सोचते हैं कि भैया मेरा बेटा आर्किटेक्ट है, हम ओन रेसिडेंशियल हाउस बनाएंगे, ओन रेसिडेंशियल हाउस बनाएंगे। फादर कहते हैं मैं ओन रेसिडेंशियल हाउस बनाऊंगा, और यहाँ पे अपने बेटे से कहते हो नलायक, चलो हमें कुछ सर्विस दो, इस रेसिडेंशियल हाउस के लिए ड्राइंग बना के दो, स्केच बना के दो, अपनी आर्किटेक्ट सर्विसेज दो। ये बच्चा क्या करता है, लीजिए 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 पापा, ओन रेसिडेंशियल हाउस के लिए ड्राइंग दे दी। कंसिडरेशन तो इन्वॉल्व नहीं है, इस यहाँ से ये अपने बेटे को कोई भी कंसिडरेशन नहीं देते, तो कोई बात नहीं, इसको सप्लाई नहीं कहा जाएगा, सप्लाई नहीं कहा जाएगा। लेकिन एक कंडीशन क्या आ जाती, अगर अज्यूम करो, अगर अज्यूम करो, इधर आ जाओ, अज्यूम करो यहां पे ये एक फैक्ट्री बनाते हैं और अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा हमको फैक्ट्री का लेआउट बना के दो, 2D ड्राइंग दो, आर्किटेक्चुरल डिजाइन दो। तो ये फैक्ट्री के आर्किटेक्चरल डिजाइन लेते हैं और उसके बाद ये बेटा इनको यहाँ पे ऐसे 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 सप्लाई देता, कोई कंसिडरेशन नहीं होता, क्योंकि अपने रिलेटेड से लिए विदाउट कंसिडरेशन लिए, अपने रिलेटेड से लिए विदाउट कंसिडरेशन लिए, लेकिन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस लिए, तो भी सर यहाँ पे इसको सप्लाई कह देंगे। इज इट क्लियर और नॉट, बताओ। रिलेटेड हो चाहे ओन इस्टेब्लिशमेंट हो, दोनों ही केसेस में ये बात लगती है। अगर बात क्लियर नहीं हो रही है तो दोबारा सुनोगे। इंपोर्ट ऑफ सर्विस के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे केस स्टडीज भी बनती हैं, बहुत कुछ बनता है इसके ऊपर, केस स्टडीज, एमसीक्यू, केस सिनेरियो वाला मतलब एमसीक्यू आता है और डिस्क्रिप्टिव में भी क्वेश्चन आ जाता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अभी हम तुम्हें ये पढ़ा के ना, हम इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखवाएंगे, वो लिख लेना मेरे साथ ही। चलो एक बार आओ पहले इसको पढ़ते हैं, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस के बारे में, इंपोर्ट ऑफ सर्विस के बारे में पढ़ते हैं सर। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन, अपने बेटे से लिए हो या फ्रॉम हिज एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, या सैमसंग ने अपने हेड ऑफिस से लिया हो, दोनों ही केसेस में अगर वो विदाउट कंसिडरेशन है, इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है, भाई साहब विदाउट कंसिडरेशन लिया है, लेकिन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस लिया है, बिजनेस के अंदर लिया है, तो उसको सप्लाई कहा जाएगा। साथ ही साथ इसका एक एग्जांपल सेम वही हम लिए हैं आर्किटेक्ट वाला, कि सी अ प्रोपराइटर रजिस्टर्ड इन दिल्ली, दिल्ली का आदमी है, सॉट आर्किटेक्ट सर्विस फ्रॉम हिज सन लोकेटेड इन यूएस, अपने बेटे यूएस वाले अपने बेटे से आर्किटेक्चरल सर्विस ले रहा है विथ रिस्पेक्ट टू न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस इन दिल्ली, और दिल्ली में अपना घर बना रहा है। मतलब एक पिता अपने बेटे से, जो कि बेटा विदेश में रहता है, आर्किटेक्ट की सर्विस लेकर अपना घर बना रहा है, तो सर चूंकि वो जो सर्विस लिया है ना, वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं, वो उसकी पर्सनल नेचर की सर्विस है और अपने ही बेटे से लिया है, कोई कंसिडरेशन नहीं है, इसलिए वहां जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन देखो, तो इसलिए कोई जीएसटी नहीं आएगा, लेकिन ऑल्दो सर्विस हैज बीन रिसीव्ड बाय सी विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम हिज सन और रिलेटेड पर्सन, येट इट विल नॉट क्वालिफाइज एज सप्लाई, लेकिन वो सप्लाई नहीं कहा जाएगा क्योंकि अपने ही बेटे से लिए पर्सनल था। लेकिन सिंस द सेम हैज नॉट बीन रिसीव्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, लेकिन अगर वो फैक्ट्री बनाने के लिए ले लेता ना, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ले लेता, तब सर उसको सप्लाई कहा जाता। इज इट क्लियर विथ यू? यस सर, यहां तक की बात तो क्लियर है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अभी हम यहाँ पे एक आपको इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस के ऊपर एक छोटा सा शॉर्ट नोट पढ़ाएंगे।
चलो सर यहाँ पे आपको इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस के लिए कुछ बात बताते हैं। देखो इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस इंपॉर्टेंट चीज है। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस में दो बातें हो सकती है सर। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस में एक बात हो सकती है विदाउट कंसिडरेशन, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फ्रॉम, छोड़ो यार, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन, कोई पैसा आपने नहीं दिया। और यहां पे सर एक कंडीशन हो सकती है कि इंपोर्ट आपने किया विथ कंसिडरेशन। अब एक बात और समझो, विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम रिलेटेड या फिर ओन एस्टेब्लिशमेंट से किया हो। क्योंकि अगर आप पैसा पे नहीं करते हो तो किसी अनजान आदमी से थोड़ी आप ले लोगे। हेलो जॉन चीना मेरे को ये सर्विस दे दो, हेलो बिल गेट्स मेरे को ये सर्विस दे दो, यार वो या तो आपका रिलेटेड हो या ओन एस्टेब्लिशमेंट होगी। विदेश में रहने वाला कोई अनजान आदमी आपके लिए फ्री में कुछ क्यों करेगा? अगर वो कर रहा है तो फिर वो चैरिटी कर रहा है, कोई सर्विस थोड़ी दे रहा है वो। तो आपने विदाउट कंसिडरेशन किया, या तो आपका कोई रिलेटेड हो गया तो ओन एस्टेब्लिशमेंट होगा, तभी विदाउट कंसिडरेशन की बात आएगी। हाँ सर, लेकिन विथ कंसिडरेशन में चाहे वो आपका रिलेटेड हो या कोई अनजान हो, इससे हमें क्या मतलब है। ठीक ठीक है सर जी। अगर कंसिडरेशन आ गया तो बात खत्म, रिलेटेड है क्या है क्या उससे मतलब नहीं। अब देखो एक बात और हो सकती है सर, यहां पे क्या है कि सर आपने पर्सनल पर्पस के लिए सर्विस ली है, वो जो सर्विस दे रहा है आपको पर्सनल पर्पस के लिए दे रहा है। आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विस के यूनाइटेड स्टेट से कोई सर्विसेज ली विदाउट कंसिडरेशन ली, अपने रिलेटेड या ओन एस्टेब्लिशमेंट और पर्सनल पर्पस के लिए, अपना खुद का घर बनाने के लिए ली। या तो सर क्या हो सकता है वो पर्सनल पर्पस के लिए अगर नहीं ले रहा है तो सर उसको हम क्या कह सकते हैं, वो ले रहा है इन द कोर्स ऑफ प्रेफरेंस ऑफ बिजनेस। या तो पर्सनल पर्पस के लिए आप सर्विस ले रहे हैं, आप बिजनेस पर्पस के लिए ले रहे हैं। तो अगर आपने पर्सनल पर्पस के लिए सर्विस ली तो सर इसको सप्लाई नहीं कहा जाता है, याद रखना। एक पिता ने अपने विदेशी बेटे से सर्विस ली अपना पर्सनल घर बनाने के लिए, तो उसको कंसिडरेशन कंसिडरेशन नहीं है तो सप्लाई नहीं कहेंगे। लेकिन अगर उसी पिता ने फैक्ट्री बनाने के लिए ले ली तो कंसिडरेशन नहीं है, फिर भी उसको क्या कह देंगे सर, यहाँ पे उसको सप्लाई कह दिया जाएगा। ठीक है ठीक है। अब याद रखना एक और नई बात, सर अगर कंसिडरेशन है तो चाहे वो पर्सनल हो, अगर कंसिडरेशन है ना तो चाहे पर्पस आपका पर्सनल है या बिजनेस पर्पस है, इससे कोई मतलब नहीं है सर, इसको ऑलवेज सप्लाई कहा जाएगा। पैसा भारत में आया है तो टैक्स भी भारत में भरो। ठीक, आपने देखा अभी तक इंपोर्ट ऑफ सर्विस में विद कंसिडरेशन विदाउट कंसिडरेशन, विद कंसिडरेशन है तो चाहे पर्सनल पर्पस हो चाहे बिजनेस पर्पस हो, ऑलवेज सप्लाई। लेकिन अगर विदाउट कंसिडरेशन है इंपोर्ट ऑफ सर्विस तो विदाउट कंसिडरेशन क्यों आएगा सर, फ्री वो आदमी दे रहा है, इसका मतलब या तो मेरा रिलेटेड है या तो इस्टेब्लिशमेंट है, ओन इस्टेब्लिशमेंट है। ठीक, अब अगर मैंने अपने रिलेटेड या ओन इस्टेब्लिशमेंट से पर्सनल पर्पस के लिए सर्विस लिया तो कोई बात नहीं, जान दो। लेकिन अगर बिजनेस के लिए लिया तो भाई साहब वो सप्लाई होगा, आरसीएम के अंदर जीएसटी पेबल आएगा। इज इट क्लियर? इतना क्लियर हो रहा है? हाँ सर इतना क्लियर हो रहा है। चलो इस चीज को एक बार लिख लीजिए आप लोग, इस चीज को लिखो आप लोग। लिखिए लिखिए इसको लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो लिखो यार इसको। लिख लिया होगा? हाँ सर हो गया होगा, चलो आओ। सर तो इसी बात को यहाँ पे इन्होंने लिखा था, ऊपर मैंने अच्छे से समझा दिया। अब एक बात समझो सर, हम कुछ चीजें पढ़ेंगे जो क्लैरिफिकेशन ऑन सेल्स प्रमोशन स्कीम, एक क्लैरिफिकेशन आई। अब क्या होता है, पहले आपको एक्ट आता है, रूल्स आता है, अमेंडमेंट आती है, क्लैरिफिकेशन आता है और सर्कुलर्स भी आते हैं। ठीक, सब कुछ आता है। तो एक क्लैरिफिकेशन आई कि स्पेशल ऑफर्स के केस में क्या करें। छूट है छूट है छूट है, एक शर्ट के साथ दो शर्ट फ्री। इन सब केसेस में सर हम क्या करें, क्या माने कि दूसरी वाली शर्ट कभी सप्लाई ही नहीं हुई। मान लो कहता है कि एक शर्ट के साथ एक शर्ट फ्री, तो ये रही आपकी एक शर्ट, ये रही दूसरी शर्ट। तो ये शर्ट है 900 रुपए की,
तो इस एक शर्ट के साथ ये वाली शर्ट फ्री, तो क्या माने दूसरी शर्ट कभी सप्लाई ही नहीं हुई। ये एक शर्ट, ये एक मोबाइल है, ठीक मतलब भाई ये एक मोबाइल है और इस मोबाइल के साथ ये वाला मोबाइल फ्री, तो ठीक है, जब सप्लाई की बात आई तो ये वाला मोबाइल सप्लाई हो गया। अब क्या माने ये वाला मोबाइल कभी सप्लाई ही नहीं हुआ, बल्कि ये वाला मोबाइल भी कस्टमर के साथ चला गया था। इस कंडीशन में क्या बोलते हैं, अगर कहीं पे भी आपको दिखता है कि भाई साहब स्पेशल ऑफर चल रहा है, फ्री गिफ्ट दिए जा रहे हैं, टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश फ्री, बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर आपको दिखता है, या फिर आपको कुछ सैंपल कई बार न्यूज़पेपर में, अब पहले तो होता था अभी का पता नहीं, और जो न्यू ऑयल्स आते थे ना तो उसके छोटे छोटे 1-1 रुपए वाले, या न्यू शैम्पूज जो आते थे, शैम्पू के 1 रुपए वाले शैशे हुआ करते थे न्यूज़पेपर के अंदर ही, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या माने कि ये कभी बटे ही नहीं, तो इसलिए कहा गया कि देखो फ्री सैंपल्स के केस में बोला गया अगर उसके ऊपर आईटीसी लिए थे तब तो सप्लाई मानेंगे। एज वी हैव ऑलरेडी सीन, ऑलरेडी हम लोग सही में पहले देख चुके हैं, एज पर सेक्शन 7(1)(a) द गुड्स और सर्विस विच आर सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट, जो गुड्स और सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट है विदाउट एनी कंसिडरेशन है, मतलब आपके घर न्यूज़पेपर आया और न्यूज़पेपर के अंदर आपको क्या मिल गया, आपके पास न्यूज़पेपर आया, न्यूज़पेपर के अंदर आपको शैम्पू मिला, ठीक है, शेल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई एक्सेप्ट, वो तब तक सप्लाई नहीं माना जाएगा एक्सेप्ट इन द केस एक्टिविटी मेंशन इन शेड्यूल 1, जब तक कि एक्टिविटी को शेड्यूल 1 में मेंशन न किया गया हो, और शेड्यूल 1 में वो विदाउट कंसिडरेशन वाली 4 बातें लिखी है, और उसमें भी अगर परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट है या डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट है जिसके ऊपर आईटीसी नहीं लिए हैं, तो फ्री में भी किसी को दे दो तो उसके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी नहीं आती है। आपको समझ में आ गया होगा, ये मैंने पढ़ाया हुआ शेड्यूल 1 में परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट के अंदर, ठीक ठीक है सर जी। अब बाय वन गेट वन फ्री ऑफर क्या होता है, मानते हैं सर ये शेड्यूल 8 के अंदर आपको अभी डिटेल में पढ़ाया जाएगा, सॉरी सेक्शन 8 के अंदर, ये 2 शर्ट्स बाय वन गेट वन फ्री है और प्राइस बोला गया इसका प्राइस है 800 रुपीज। तो जानते हो जीएसटी कहता है भाई ये एक का प्राइस नहीं है, ये इन दोनों का प्राइस है, भले ही लिखा है कि इस वाले का प्राइस है 800 रुपीज और इसको परचेज कर लोगे तो ये वाली चीज हो जाएगी फ्री, लेकिन डिपार्टमेंट कहता है भाई साहब आपने ना ऑलरेडी इस प्राइस के अंदर इस गुड्स का प्राइस इंक्लूड कर दिया था, तो वो जो 800 रुपए वो दोनों का प्राइस है, किसी एक टी शर्ट का प्राइस नहीं है। इट कैन बी बेस्ट टू बी ट्रीटेड एज सप्लाइंग ऑफ 2 गुड्स फॉर द सिंगल प्राइस, मतलब एक ही प्राइस में दोनों गुड्स को आपने बेच दिया ऐसा कहा जाएगा। और इसको सेक्शन 8 में क्या मिक्स सप्लाई कंपोजिट सप्लाई आप आगे पढ़ोगे, लेकिन इतना जानो कभी कभी क्या होता है 2 या 2 से अधिक चीजों को सिंगल प्राइस के अंदर एक किट बना के दे दिया जाता है, पैंट के साथ शर्ट, 2 शर्ट, या फिर टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश, ये सब जो चीजें होती है, फेयर ऑयल के साथ कॉम, तो ऐसा माना जाता है कि एक ही प्राइस में दोनों प्रोडक्ट की सप्लाई हो गई है। अब उसको ट्रीट कैसे करेंगे वो आप आगे पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? हाँ सर यहां तक की बात तो क्लियर है। तो ये था देखो आपका शेड्यूल नंबर 1, ये जो अभी आपने पढ़ा ये आपने पढ़ा शेड्यूल नंबर 1। आओ आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं तुम क्या पढ़े हो। शेड्यूल नंबर 1 सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन सेक्शन 7(1)(c। अब आपने सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड है वो पढ़ रहे हो, अब आपने सप्लाई में कौन सी एक्टिविटी ट्रीटेड टू बी सप्लाई ऑफ गुड्स या किस एक्टिविटी को सप्लाई ऑफ सर्विस कहेंगे, ये शेड्यूल नंबर 2 के अंदर पढ़ोगे। शेड्यूल नंबर 1 में पढ़ा कि बिना कंसिडरेशन के भी कौन सी चीजें सप्लाई है, ठीक। अब आप ये पढ़ने जा रहे हो सप्लाई तो है, ये सप्लाई तो है, अब ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है, इस चीज को आप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है, इस चीज को आप यहाँ पे पढ़ेंगे। शेड्यूल नंबर 2, शेड्यूल नंबर 2 बहुत इजी है, अभी आज की क्लास में पूरा का पूरा शेड्यूल 2 कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि बेटा आप लोग ना इसको एक बार खुद से रिवाइज करिए, ये मेरी बहुत ही मन से इच्छा हो रही है कि आप लोग इसको एक बार खुद से रिवाइज करिए, ठीक ठीक है। चलो बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन को, आप लोग इसको एक बार खुद से रिवाइज करिए। सर आप लोगों ने इसको पढ़ लिया होगा, आगे बढ़ा जाए, अब हम लोग आगे चलते हैं। शेड्यूल नंबर 1 हो गया, अब शेड्यूल नंबर 2 पढ़ते हैं। सर शेड्यूल नंबर 2 से इजी जीएसटी में कुछ नहीं है। शेड्यूल नंबर 2 वेरी 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 इजी टॉपिक, वेरी 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 इजी टॉपिक। एक बार अगर ध्यान से यहां पे भी सुन लिया ना, दोबारा जाके घर पे पढ़ने की भी नीड नहीं पड़ेगी। एक बार अगर ध्यान से हमसे भी सुन लिया, दोबारा जाके घर पे पढ़ने की नीड ही नहीं पड़ेगी, गारंटी। सुनो
शेड्यूल 2 आपसे बोलता है एक्टिविटीज या ट्रांजैक्शन, कोई एक्टिविटी है या ट्रांजैक्शन है, उसको हम क्या कहें, सप्लाई ऑफ गुड्स कहें या सप्लाई ऑफ सर्विस कहें, उसके बारे में बात कर रहा है। एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस, गुड्स कहें कि सर्विस कहें। जनरली जब आप लोग कोई कुछ भी खरीदने गए, चलो ये मोबाइल खरीदने गए, तो इसको क्या कहोगे, सर मोबाइल ये गुड्स है, सप्लाई ऑफ गुड्स। आप लोग जब जाते हो हेयर कटिंग की सर्विस लेने, तो सप्लाई ऑफ सर्विस, वो आपको क्या देता है, सर्विस देता है। आप बाइक रिपेयर करवाने जाते हो, क्या करते हो, सर्विस देता है। लेकिन बाइक खरीद के लाते हो तो सर सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप ऑलरेडी जानते हो कि सप्लाई ऑफ गुड्स क्या है और सप्लाई ऑफ सर्विस क्या है। जहां पे टाइटल ट्रांसफर हो रहा है, देखो अगेन, जहां पे टाइटल ट्रांसफर हो रहा होता है वहां पे सप्लाई ऑफ गुड्स जनरली देखा जाता है। और जहां पे आप टेम्परेरी किसी चीज को यूज करते हैं, चाहे वो हायर पे ही क्यों ना हो, चाहे वो रेंट पे ही क्यों ना हो, वहां पे सप्लाई ऑफ सर्विस का फ्लेवर आता है। कुछ चीजों को यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया है जीएसटी एक्ट के द्वारा, उसको समझ लेते हैं। सर आइए पहला पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कह रहा है एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, किसी भी गुड्स का जब कोई टाइटल ट्रांसफर किया जाता है, देखिए टाइटल जब ट्रांसफर किया जाता है तो ऑलवेज उसको सप्लाई ऑफ गुड्स कहेंगे। जैसे कि शिवाजी सेल्स रेडीमेड गारमेंट टू इट्स कस्टमर, ठीक है भाई, गारमेंट्स को, कस्टमर को गारमेंट्स बेच रहे हैं, तो टाइटल दे रहे हैं कि आज ये शर्ट मेरी थी, कल ये शर्ट तुम पहन के घूमो, तो बात खत्म। इट्स अ इजी थिंग। लेकिन यहीं पे बात समझो, एनी ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल देयर ऑफ, इट्स सप्लाई ऑफ सर्विस। जैसे कि जीनियस इक्विपमेंट लिमिटेड गिव अ मशीनरी ऑन ऑन रेंट ऑफ सुदासी मैन्युफैक्चरर्स, मतलब क्या हुआ, आपने मशीनरी जब हायर पे दी ना, टाइटल नहीं दिया, मशीनरी हायर पे दी, तो सर वो सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाएगा। और यहाँ पे एक वर्ड आया है बच्चा, अनडिवाइडेड शेयर। अनडिवाइडेड शेयर का मतलब ऐसे समझो कि ये एक गाड़ी है, ऐसी होती है थोड़ी थोड़ी गाड़ी, ठीक है, ये एक गाड़ी है, ठीक है, हाँ सर ये एक गाड़ी है। अब इस गाड़ी को चार लोग मिलके ओन करते हैं, ए बी सी डी, सबने 1-1 लाख रुपए लगाए और 4 लाख रुपए की ये गाड़ी परचेज की है, ठीक। सर अब 4 लाख रुपए में ना ये भाई साहब डी का मन भर गया, डी बोला नहीं चाहिए मेरे को गाड़ी। अब क्या करे, गाड़ी को, डी को गाड़ी नहीं चाहिए, तो डी क्या 1/4 पार्ट काट के अपने घर लेके जाएगा? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हम गाड़ी का एक पहिया निकाल के लेके जा रहे हैं, क्योंकि मेरा 1/4 कंसिडरेशन गाड़ी में लगा है, 1 लाख रुपए मैंने भी लगाए थे। तो डी क्या करता है, किसी ई को खोजेगा और कहेगा कि भाई साहब मेरी जगह मेरा जो अनडिवाइडेड शेयर है, क्योंकि हम इस गाड़ी में से 25% हिस्सा काट के तो ले जा नहीं सकते, तो मेरा जो अनडिवाइडेड शेयर है इसको तुम परचेज कर लो। 75,000 में लेट से परचेज हुआ, गाड़ी की वैल्यू डेप्रिशिएट हुई ना, तो 75,000 में लेट से परचेज हुआ। तो सर यहाँ पे जो ट्रांसफर ऑफ अनडिवाइडेड शेयर हुआ है ना, इसको भी सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाता है। आगे क्या ट्रांजैक्शन, कैसे जीएसटी आएगी, सब वैल्यूएशन, चार्जेस ऑफ जीएसटी, ये सब पार्ट है। अभी समझो कि ओके ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। क्लियर? हाँ सर इतना क्लियर हो गया। आगे आइए, बहुत इजी टॉपिक है ये वाला, यहाँ पे बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है यहाँ पे। एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, any transfer of title in goods under an agreement which is stipulated that property is a property in goods shall pass at a future date upon payment of full consideration as agreed is supply of goods। इतना लंबा पढ़ने से अच्छा था, यहाँ पे अगर आप देखो कि जो भी है ना वो टाइटल ट्रांसफर कर देगा फ्यूचर डेट पे। भाई साहब आपका टाइटल इन गुड्स ट्रांसफर हो जा रहा है। एग्जांपल के लिए, जब भी आपने कोई चीज ईएमआई पे ली, मान लो एक हाउस लोन लिया, तो हाउस का जो लोन लेने के बाद हाउस तब तक या कार तब तक बैंक के नाम पे रहती है, बाद में आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाती है। हायर परचेज एग्रीमेंट जो ट्रक्स होते हैं, वो भी कैसे कार लोन में ही आ गया, एक तरीके से व्हीकल लोन में ही आ गया। तो या सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस की, ठीक है मैं आपको माल भेज रहा हूं, अगर माल पसंद आ गया, आपको मैंने गुड्स भेजा, गुड्स पसंद आ गया, तो 15 दिन बाद गुड्स का टाइटल इनवॉइस आपके नाम पे कर दी जाएगी, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। तो फ्यूचर डेट में टाइटल आपको दे दी जाएगी, तो भी वो सप्लाई ऑफ गुड्स का आइटम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गुड्स की ही बात हो रही है, देखो यहाँ पे लिखा है गुड्स, देखो गुड्स, ठीक ठीक है। तो सर ये चीज क्या हो, गुड्स की बात की जा रही है। चलो एग्जांपल के लिए, ध्रुवा कैपिटल सप्लाइज गुड्स ऑन हायर परचेज बेसिस टू कस्टमर, या फिर ओ मैन्युफैक्चर सप्लाइज ट्वाइस टू रिटेलर ऑन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। तो गुड्स गया ना, भले अप्रूवल बाद में आएगा, लेकिन ट्रांसफर ऑफ गुड्स है। इतने में कहीं किसी को कोई समस्या हो ही नहीं सकती।
गुड्स बेचे तो गुड्स है, गुड्स यूज करने के लिए टेम्पररी या अनडिवाइडेड शेयर है तो सर्विस है। बस इतनी छोटी सी बात थी। अब देखो लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में बेटा बात करेंगे। सर देखो लैंड एंड बिल्डिंग के लिए ना यहाँ पे आप अभी लिख लो एक क्वेश्चन, आप अपनी बुक में यहाँ पे लिख लीजिए बेटा। ओह लिखो चलो शेड्यूल 3 क्वेश्चन यहाँ पे लिख लो शेड्यूल 3, यहीं पे क्वेश्चन शेड्यूल 3 लिख लो। क्या होता है नहीं बताएंगे, शेड्यूल 3 में पढ़ोगे अपने आप समझ में आ जाएगा, रिवाइज करते समय प्रॉब्लम ना आए इसलिए आज ही लिखवा दिए। चलिए सर देखो अगर कोई लैंड है या बिल्डिंग है वो मैंने आपको बेच दी तब क्या होगा ये नहीं बताने वाले हम, वो शेड्यूल 3 देखेंगे। अभी आपको मैंने लैंड या बिल्डिंग टेम्परेरी यूज करने के लिए दी है, रेंट पे दी है, तब क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अगर कोई भी लैंड या बिल्डिंग मैंने लीज पे दी है, टेनेंसी पे दी है, ईजमेंट पे दी है, लाइसेंस पे दी है, ऑक्यूपाई लैंड करने के लिए दी है कि जाओ और खेती करो, जाओ ये वाली शॉप लो, कॉम्प्लेक्स लो कमर्शियल, इस पर अपनी दुकान चलाओ, किराया मुझे देते रहना। तो रेंट पे देने वाली जो चीज होती है वो ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस होती है, दैट इज ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस। लीज एग्रीमेंट फॉर लैंड ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस है। उसके बाद एनी लीज और लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग इंक्लूडिंग अ कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स फॉर बिजनेस, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहे हैं, ये देखो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स फॉर बिजनेस। अभी देखो चैप्टर नंबर 4 की एक छोटी सी बात आपको यहां पे बताते जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 जब पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो सकते हो। चैप्टर नंबर 4 में लिखा है एग्जामिशन में कि रेसिडेंशियल ड्वेलिंग का जीएसटी एग्जेम्प्ट है। तो सर एग्जेम्प्ट है तो यहाँ पे उसको सप्लाई गुड सर्विस क्या क्या मतलब है, क्या बोल रहा हूँ। तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर रेसिडेंस के लिए यूज हो रही है तो जीएसटी एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर वही रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बिजनेस के लिए यूज हो रही है तो बेटा जीएसटी एग्जेम्प्ट नहीं होता, याद रखना। यहीं पे क्वेश्चन एक और बता दिया मैंने, इसको भी क्वेश्चन में लिख लो, चैप्टर नंबर 4 के साथ पढ़ोगे। ठीक है, आपके पेपर में भी आया था कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का रेंट इतना है, बट रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बिजनेस के लिए यूज हो रही थी भाई, तो उसके रेंट पे जीएसटी आता है। बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हैं आपको। ओके ओके सर जी, तो सप्लाई ऑफ सर्विस कहते हैं। जहां पे भी रेंटिंग की बात आ गई ना भाई, सप्लाई ऑफ सर्विस होता है। ठीक, तीसरी बात करता है ट्रीटमेंट और प्रोसेस। सर ये क्या होता है, जॉब वर्क। जॉब वर्क बोले तो सर ये शर्ट मैंने जब स्टिच कराई है ना, तो मैंने ये शर्ट जब मैंने स्टिच कराई तो मैंने उसको कपड़ा दिया, अपना नाप दिया और कहा सिल के दे दो, तो उसने मेरे कपड़े पे अपना वर्क किया, काटा पीटा, स्टिचिंग की, बटन्स लगाए, तो वो क्या हो गया, उसने जॉब का काम किया। तो जॉब उसने क्या की, सर्विस दी ना मेरे क्लोथ्स पे। जब भी आप किसी दूसरे के, इसमें वर्ड आएगा, प्रिंसिपल के मटेरियल पे कोई प्रोसेस करते हो, ट्रीटमेंट करते हो, तो उसको जॉब वर्क करते हो, वो ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस होता है। एग्जाम्पल के लिए देखो, मान लो ये वॉच है, ठीक है, इस वॉच में कोई चीज खराब हो गई, मैं गया टाइटन के शोरूम, मैंने कहा भाई साहब जॉब ये इसको वॉच को मेरे सही कर दो। उसने मेरी वॉच ली, खोली, देखा बैटरी खराब थी, बैटरी चेंज की और मुझे वापस कर दिया। तो उसने हमको क्या दिया, सर्विस दिया ना भाई, वही तो लिखा है सप्लाई ऑफ सर्विस कहते हैं। कुछ अलग लिखा ही नहीं, आप रूटीन लाइफ में जो चीजें यूज करते हो सिर्फ उसके बारे में यहाँ लिखा गया है, सप्लाई ऑफ सर्विस कहते हैं। देखो यही बात यहाँ लिखी है। डी डाइंग हाउस डाइज द क्लोथ्स गिवन बाय शुभम टेक्सटाइल लिमिटेड ऑन जॉब वर्क बेसिस, सप्लाई ऑफ सर्विस। बोले तो कोई भी ट्रीटमेंट करें या प्रोसेस करें विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन गुड्स, दूसरे पर्सन के गुड्स पे अगर हुआ है तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। मतलब भाई साहब अगर टेलर मास्टर ने अपना खुद का कपड़ा खरीदा, उसको स्टिच करके हमको दिया, तो वो शर्ट बेच रहा है ना यार, स्टिचिंग सर्विसेज थोड़ी दे रहा है। मेरे कपड़े पे अगर वो स्टिच करके दे रहा है तो स्टिचिंग सर्विस दे रहा है। फोर्थ पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट। अभी इसको रोकते हैं, आओ नीचे आते हैं, नीचे आओ। चलो अच्छा, चलो इसको पढ़ाई देते हैं। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट। देखो बिजनेस असेट में एक चीज याद रखना, बिजनेस असेट को मैंने विदाउट कंसिडरेशन वाले पॉइंट में बताया था कि अगर बिजनेस असेट पे आपने आईटीसी लिया हो और विदाउट कंसिडरेशन भी उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं तो क्या कहते हैं उसको। सर शेड्यूल 1 के अंदर सप्लाई की मीनिंग में आता है, पैरा 1 शेड्यूल 1 मैंने पढ़ाया है, याद होना चाहिए, पिछली क्लास में था, नहीं याद आ रहा है बहुत मारेंगे। देखो अब सर बिजनेस असेट को अगर आप ट्रांसफर करते हो, मान लो स्टॉक पड़ा है और आप कहते हो जी कल से बिजनेस बंद, तो स्टॉक पे तो आईटीसी था, उसका क्या होगा, उसको सप्लाई ऑफ गुड्स मान लिया जाएगा, क्योंकि स्टॉक पे ऑलरेडी आईटीसी लगा था, उसको सप्लाई ऑफ गुड्स मान लिया जाएगा। एग्जांपल के साथ अभी 5 मिनट में समझा रहे हैं। अभी पहले वर्डिंग पढ़ो, उसके बाद समझाएंगे। देखो goods forming part of business asset are transferred or disposed of by under any direction of person carrying on the business so on longer form part of the business supply of goods। मतलब मेरे यहाँ जो फर्नीचर पड़ा था, मेरे ऑफिस का सोफा जो फर्नीचर पड़ा था, मैंने बोला हटा के फेंको इसको, बहुत दिन से रखा हुआ है, नया सोफा आएगा।
वो ट्रांसफर जब किए हैं तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है। सप्लाई है नहीं है वो नहीं बात कर रहे हैं हम, सोफा हटाए वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, वो गुड्स की कैटेगरी में आएगा। इतना समझो, सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस के बीच में हम बाइफरकेट कर रहे हैं, क्या चीज सप्लाई है क्या सप्लाई नहीं है, क्या जीएसटी लगेगा क्या नहीं लगेगा, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। शेड्यूल 2 मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो सीधी बात नो बकवास, वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, बात खत्म। उसके बाद अगर कोई गुड्स हैं जिसको यूज्ड फॉर बिजनेस आर पुट टू प्राइवेट यूज एंड मेड अवेलेबल टू एनी पर्सन फॉर यूज ऑफ एनी पर्पस अदर देन बिजनेस, तब भाई साहब उसको सप्लाई ऑफ सर्विस कहेंगे। एग्जाम्पल समझो, तुरंत समझ में आएगा। मान लीजिए कोई टेंट हाउस वाला है, तो टेंट हाउस वाला क्या करता है, सभी लोगों को टेंट की फैसिलिटी देता है, वो सब जो कपड़े होते हैं उन सबों के पिलर्स होते हैं वो सब हर जगह किराए पे जाते हैं, तो सप्लाई वो सबको अपनी सर्विस देता है। लेकिन वही अपने ओन हाउस में उस बिजनेस असेट को अपने ओन हाउस में अपने बच्चे के जन्मदिन के लिए अगर लगवा लेता है तो खुद को तो पेमेंट करेगा नहीं, उसने क्या किया अपना प्राइवेट यूज कर लिया ना उस बिजनेस असेट का, तो सर कहा जाता है कि उसने भले ही प्राइवेट यूज किया हो, इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस, इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। एक और एग्जांपल, मान लो मान लो मान लो, ओ नालायक लोग इधर आओ, मान लो, चलो आप लोगों को मैं कुछ बताता हूँ, ठीक है। आप जो ध्यान से क्लास पढ़ रहे हैं वो बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है आप, ठीक है। आपका बहुत बड़ा बिजनेस है करेंटली, ठीक। आपका एक घर भी है, यहाँ पे एक बंगलो है, बहुत बड़ा बंगलो है। आपका जो बिजनेस है जहाँ पे आपने ऑफिस बनाया है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी बहुत अच्छी है, तो आपने अच्छे अच्छे इन्वर्टर और जेन सेट लगा रखा है यहाँ पे कि कभी भी प्रॉब्लम आएगी तो जनरेटर चल जाए। अब आपका यहाँ बंगलो है, ठीक है, आपका हाउस है समझो, आपका हाउस है, अचानक से रात में इलेक्ट्रिसिटी चल गई, पता चलता है कि 3 दिन तक बिजली नहीं आने वाली, कोई फॉल्ट आ गया है, कुछ भी हो गया है। आपने अपने ऑफिस का जेनसेट उठाया अपने घर पे लगाया कि हमें तो गर्मी में नहीं रहना है, तो ये जो जेनसेट था भाई साहब ये आपके बिजनेस की प्रॉपर्टी थी, ठीक। आपने अपनी इस बिजनेस की प्रॉपर्टी को अपने पर्सनल यूज में ले आए, आप जेनसेट को अपने घर ले आए और खुद यूज कर रहे हो, प्राइवेट यूज कर रहे हो, और ये आप अपने बिजनेस के लिए भी नहीं कर रहे हो, अपने प्राइवेट पर्पस के लिए कर रहे हो, तो सर यहाँ पे सप्लाई ऑफ सर्विस है, सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक। अब आप बोले सर हम नहीं लाए, मेरे घर में तो पहले से था। आपका कोई दोस्त है, उसका भी घर है, उसके यहाँ प्रॉब्लम आ गई, तो आपने जेनसेट अगर अपने दोस्त के घर भिजवा दिया, एनी पर्सन अदर देन हिमसेल्फ, ओनर को छोड़ के किसी और को ही भिजवाया है, और पर्पस बिजनेस पर्पस नहीं है, आप उससे कोई किराया विराया नहीं ले रहे हो, आपने कहा जा दोस्त जा ले ले मेरा जनरेटर, तो भी इसको सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाएगा। इज इट क्लियर? यहाँ पे देख लो, यूज फॉर एनी पर्पस अदर देन बिजनेस, अगर आपने बिजनेस एसेट को प्राइवेट यूज में ले लिया, आप लो या आपका कोई दोस्त यार ले, तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाएगा। नेक्स्ट बात करें, गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द असेट ऑफ एनी बिजनेस कैरिड ऑन बाय अ पर्सन हु सीजेस टू बी टैक्सेबल पर्सन। मान लो आप बिजनेस कर रहे थे, मैंने क्या बोला, आप नहीं, आप तो अच्छे आदमी हो, मान लो पुतिन साहब बिजनेस कर रहे थे, पुतिन साहब ने अचानक से अपना बिजनेस बंद किया और कहे अब मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, मुझे कोई व्यापार नहीं करना है, तो अब क्या होगा भाई, बिजनेस में तो पचासों चीज थी, स्टॉक था, मशीनरी थी, और स्टॉक था, मशीनरी थी, फर्नीचर फिक्सचर्स थे, आपके रॉ मटेरियल भी पड़े हुए थे, फिनिश्ड गुड्स भी थे, डब्ल्यूआईपी भी थी, सब कुछ पड़ा हुआ था, बहुत सी चीजों का आईटीसी लिए हुए रखे थे भाई साहब। अब क्या करें, तो जिस दिन आप रजिस्टर्ड थे और अब अनरजिस्टर्ड हुए हो, चैप्टर नंबर 7 में और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, अभी बात को एडाप्ट कर लो। रजिस्टर्ड से अनरजिस्टर्ड हुए हो ना, तो अब क्या करें, तो कहते हैं भाई साहब तो जो जो था ना माना जाएगा सब ट्रांसफर ऑफ गुड्स से, स्टॉक वगैरह को मान लिया जाएगा ट्रांसफर ऑफ गुड्स से। तो जब आपने बिजनेस बंद किया, टैक्स, जब तक आप रजिस्टर्ड थे तो टैक्सेबल पर्सन, और जब नहीं रजिस्टर्ड थे तो जब आप सीजेस टू बी एग्जिस्ट टू टैक्सेबल पर्सन हो गए, तो जो भी गुड्स थे उसको सप्लाई ऑफ गुड्स मान लिया जाएगा, मान लिया जाएगा कि वो आपको सप्लाई कर दिया गया है। दो एक्सेप्शन है वो भी बता रहे हैं, देखो, shall be supplied by him in the course or furtherance of his business immediately before ceases to be taxable person। एग्जाम्पल, एक अरुण भैया हैं, वो ट्रेडर हैं, वो अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं, अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं, तो कोई भी गुड्स, मान लो वो रेडीमेड गारमेंट्स के ट्रेडर थे और 50 शर्ट्स पड़े हुए हैं, तो जो भी शर्ट्स पड़े हुए हैं वो सारे शर्ट्स स्टॉक शैल बी डीम्ड टू बी सप्लाइड बाय, मान लिया जाएगा कि उन्होंने सप्लाई कर दिया, ट्रांसफर ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स मान लिया जाएगा। दो एक्सेप्शन क्या है, अगर बिजनेस तुम रजिस्टर्ड बिजनेस था, आप नहीं कर रहे हो, पुतिन नहीं कर रहे हैं, पुतिन जी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने किसको बेच दिया, मोदी जी को बेच दिया, मान लीजिए चलता फिरता बिजनेस मोदी जी को बेच दिया, तो रनिंग बिजनेस सोल्ड हो गया ना, देखो बिजनेस इज ट्रांसफर्ड एज गोइंग कंसर्न, तो भाई साहब आईटीसी यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा,
और ये बंदा आगे जब उस गुड्स को बेचेगा, उस शर्ट को जब मोदी जी बेचेंगे तो टैक्स दे देंगे। तो यहाँ पे एक्सेप्शन है, कोई भी ट्रांसफर ऑफ गुड्स नहीं बनाया जाएगा। या फिर अगर वो आदमी मर गया, बिजनेस इज कैरी आउट बाय पर्सन रिप्रेजेंटेटिव हु इज डीम्ड टू बी द टैक्सेबल पर्सन। मरा भी नहीं है लेकिन उसके रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा अगर बिजनेस चलाया जा रहा है, मतलब बिजनेस अगर बंद नहीं हुआ है तो सप्लाई ऑफ गुड्स की कंडीशन नहीं आएगी। इसको एक बार बहुत अच्छे से समझ लो कि भाई साहब सीधी सी बात है, अगर कोई बिजनेस असेट है उसको हम परमानेंटली हटा रहे हैं, वो गुड्स था तो सप्लाई ऑफ गुड्स कहेंगे। अगर वो गुड्स, अगर कोई बिजनेस असेट हम टेम्परेरी अपने प्राइवेट यूज के लिए लेके आ रहे हैं या हम अपने किसी को उसके प्राइवेट यूज के लिए देते हैं तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विस कहेंगे, एज लाइक कार वाला या जेनसेट वाला एग्जांपल। और साथ ही साथ अगर कोई बिजनेस चल रहा था और टैक्सेबल पर्सन सीरियस टू बी टैक्सेबल पर्सन होता है, इट मींस वो बिजनेस बंद कर रहा है अपना, या फिर बिजनेस बंद नहीं भी कर रहा है तो रजिस्टर्ड था अब अनरजिस्टर्ड हो रहा है, तो जो भी गुड्स हैं वो सप्लाई ऑफ गुड्स में आ जाएंगे। लेकिन दो एक्सेप्शन, अगर वो अपना रनिंग बिजनेस किसी और को ट्रांसफर कर देता है और सामने वाला भी बंदा रजिस्टर्ड है, मतलब जीएसटी कैंसिल नहीं हो रहा है, या फिर वो जो रजिस्टर्ड पर्सन था उसका बिजनेस कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव चला रहा है, तो ये सब कंडीशंस नहीं लगेंगी। अब बात करते हैं रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मैंने अभी बताया कि रेंटिंग की सर्विस ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, रेंटिंग की सर्विस ऑलवेज 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 क्या होती है बताओ? रेंटिंग की सर्विस ऑलवेज 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 क्या हो गया? रेंटिंग की सर्विस ऑलवेज 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 क्या होती है? सप्लाई ऑफ सर्विस होती है। क्या होती है? सप्लाई ऑफ सर्विस होती है, ठीक है। तो रेंटिंग की सर्विस ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस होती है। तो रेंटिंग ऑफ कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, रेंटिंग ऑफ प्रेसिडेंट टू अ रिलीजियस प्लेस, कुछ भी है, मतलब कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, जैसे मैंने बोला शॉप दे दिया रेंट पे, या मंदिर के बाहर के जो बड़े मैदान थे वो शादी करने के लिए किसी को रेंट पे दे दिए, मस्जिद के पीछे की जमीन को मैंने शादी करने के लिए किसी को रेंट पे दे दिया। तो जो रिलीजियस प्लेसेस से जुड़ी हुई लैंड होती है ना, वो सब भी अगर हम रेंट पे देते हो तो सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाता है वो, ठीक। रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात कर दी, या परमिटेड यूज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर प्लेसिंग वेंडिंग एट डिस्पेंडिंग मशीनरी, मतलब कुछ भी इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर हम यूज करने के लिए देते हैं, सिर्फ और सिर्फ यूज करने के लिए देते हैं, तो बॉस उसको ऑलवेज क्या कहा जाता है? बोलो बोलो बोलो, प्लीज प्लीज बोल दो ना, उसको ऑलवेज क्या कहा जाता है? क्या हो रहा है? उसको ऑलवेज क्या कहा जाता है बताओ? सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक ठीक है। चलो पांचवा था, पांचवे का ए हो गया, पांचवे का बी समझो। पांचवे का बी पॉइंट समझाने के पहले आप लोग रियल लाइफ बातों को समझेंगे। आ जाओ आ जाओ मेरे वीरों, सुनो मेरी कहानी, क्या मैं समझाने वाला हूं अबाउट रियल एस्टेट बिजनेस। ये बिल्डिंग है, ठीक। ठीक, इसमें ये बिल्डिंग बन रही है, कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे सब रेसिडेंशियल हाउस बनेंगे, ठीक है सर जी, रेसिडेंशियल हाउस बनेंगे। अब बताओ, इस बिल्डिंग को बनाने के लिए सीमेंट लग रहा है, आयरन बार्स लग रहे हैं, लेबर वर्क लग रहा है, ब्रिक्स लग रहे हैं, सैंड लग रही है, डिफरेंट टाइप की आर्किटेक्चुरल, इलेक्ट्रिकल या फिर अदर सर्विसेज लग रही हैं, सब कुछ लग रहा है, ठीक। अब ये फ्लैट जब आप आए, नन्हे मुन्ने बच्चे तुम्हारी मुट्ठी में क्या है, आप आए, अब जब ये फ्लैट बन रहा था, देखो बन रहा था, इन अ वर्किंग कंडीशन है, आप आए, ये फ्लैट बनना स्टार्ट हुआ 2020 से, ठीक। अब आप आए, आप पहुंचे, ये वाला फ्लैट बहुत अच्छा लग रहा है। उसने बोला भाई साहब ये वाला फ्लैट तो आपका 50 लाख रुपीस का है। आप कहे अच्छा, मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मेरे पास तो बहुत पैसा है, हम फ्लैट तुरंत खरीदेंगे। उसने बोला ठीक है खरीद लो। फिर आप बोले हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बेवकूफ थोड़ी है, फ्लैट तो अभी बना ही नहीं है, पूरे पैसे थोड़ी देंगे। तो फिर ना एक एग्रीमेंट बनता है कि ठीक है इतना परसेंट कंप्लीट हो जाएगा तो आप इतनी परसेंट ऑफ पेमेंट कर देना, प्लिंथ लेवल पे 10%, लिंटर हो जाए तो 20%, और अगर मैंने फिनिशिंग करवा दी तो 40%, तो 4 3 7 एक 8% हो गया, 80% हो गया, और 20% उस दिन जिस दिन मैंने टाइलिंग या पूरा कंप्लीशन वो करवा दिया, समझो एक ऐसा प्रोसेस है। ओके ठीक है। अब क्या हुआ आपको, यहाँ पे क्या हुआ, आपने बोला ठीक है, तो इस तरीके से मान लो 10% वर्क कंप्लीट हुआ तो आपने 5 लाख रुपए दे दिए, अब 40% वर्क कंप्लीट हुआ तो आपने क्या दिए, 20 लाख, सॉरी 40% वर्क कंप्लीट हुआ तो आपने यहाँ पे 20 लाख रुपीस और दे दिए। अब जब इसका अगेन 40% वर्क कंप्लीट हुआ तो आपने 20 लाख रुपीस और दे दिए।
अब जब इसका 100% वर्क कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे, तो आप रिमेनिंग 5 लाख रुपीज दे दोगे बेटा। ठीक है, ये बात तो समझ में आ रही है ना। ये सर सीधा सीधा खेल है। बट एक बात बताओ, क्या ये आदमी यहाँ पे, ये जो बिल्डर है ना, ये बिल्डर खूंखार सा दिखेगा, ज्यादा पैसे ले रहा है ना, नालायक कहीं का। ये बिल्डर क्या आपको कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज नहीं दे रहा है? आपको जो घर पसंद था, क्या कहीं ना कहीं अगर आप इसको दूसरे चश्मे से देखो, तो ये बंदा आपको आप ही का घर बना के नहीं दे रहा है। हाँ सर, अगर देखा जाए तो सही बात है। मैंने तो 2002 में बोला कि ये घर मेरे को पसंद है, और आपने बुकिंग अमाउंट दे दिया, तो वो आदमी आपको अब आप ही का घर बना के दे रहा है। बात को समझो प्लीज। इट मीन्स दिस इज सर्विस। ये आदमी आपको सर्विस दे रहा है घर बनाने की, और इस 50 लाख रुपए के ऊपर फिर जीएसटी आएगा, बिकॉज ये सर्विस दे रहा है आपको, आप ही का घर बना के दे रहा है। समझ रहे हो सर? ये आपको आप ही का घर बना के दे रहा है कि नहीं दे रहा है? हाँ सर। ठीक है, ये इतनी बात समझ में आई कि नहीं है, पहले बताओ। हाँ सर, ये वाली बात तो थोड़ी थोड़ी आपकी सही लग रही है, बट सर ऐसा कैसे हो सकता है? अब देखो दूसरी केस। मान, अरे आ जाओ ना यार। मानो ये वाली जो बिल्डिंग थी, मैं कलर चेंज कर रहा हूं पेन का, ब्लैक। मानते ये बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, बिल्डिंग जो है कंप्लीट हो गई, ये हो गया मान लो 2025 में बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, बिल्डिंग बनके कंप्लीट हो चुकी है। अब उसके बाद आपका एक दूसरा दोस्त, दूसरा होशियार सीए आता है, मदन लाल। मदन लाल मदन लाल आता है, कहता है मेरे पास तो बहुत पैसा है। वो कहता है ये वाला फ्लैट हमको पसंद है। कितने का है? वो बोला कि भैया फ्लैट है 1 करोड़ रुपीस का। अब मदन लाल भाई साहब बोले मेरे पास तो बहुत पैसा है, ये लो रुपीस 1 करोड़, 1 करोड़ रुपीस लो और ये फ्लैट हमको दे दो। तो इसने ये दे दिया। अब एक बात समझो, जब मदन लाल को ये फ्लैट मिला, तो मदन लाल पैसे दिया, फ्लैट में जाके रहने लगा। क्या ये बिल्डर उस फ्लैट को मदन लाल के लिए बना रहा था? नहीं। मदन लाल नहीं खोलता, कोई चमन लाल खरीदता तो चमन लाल का हो जाता, कोई रतलाम खरीदता रतन लाल का हो जाता। इट मींस ये वाला फ्लैट कौन लेने वाला है पता ही नहीं था, तो बिल्डर बना रहा था, तो ये एज अ बिल्डर का स्टॉक था। लेकिन चूंकि कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने के पहले आपने इस फ्लैट को, इस वाले फ्लैट को आपने बुक कर लिया है, तो अब ये फ्लैट आपका और बिल्डर आपके लिए बना रहा है, तो इसलिए बिल्डर आपको सर्विस दे रहा है। तो यहां पे बताया गया है, ये जो वाला केस था ना कि लैंड एंड बिल्डिंग बनने के बाद अगर ट्रांसफर होती है, तो ये शेड्यूल 3 के द्वारा देखी जाती है, जहां पे कोई जीएसटी नहीं आता है, बता देते हैं आपको। लेकिन अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी, मतलब फर्स्ट ऑक्यूपेंसी बोले तो पहली बार उसमें एंट्री, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट एक होता है कि हाँ अब यह घर रहने लायक है, तो फर्स्ट ऑक्यूपेंसी या कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने के पहले अगर आपने ले लिया, मतलब आपने इस घर को कंस्ट्रक्ट करवाया है बिल्डर से अपने लिए, तब सर आपका सप्लाई और सर्विस आता है। इस एग्जांपल के थ्रू मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। अब आप पढ़ो, आपको इजीली समझ में आएगा। देखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस। Construction of a complex building, civil structure or part thereof, including a complex of building intended for sale to the buyer wholly or partly, except where the entire consideration has been received, उस केस को छोड़ के देखो, except where the entire consideration had been received after issuance or completion certificate, whether required by the competent authority or after first occupation, whichever is earlier। मतलब जो ये वाला केस था ना मदन लाल वाला, जब 2025 के बाद ये ले रहा है, जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ चुका है, पूरा का पूरा पैसा बाद में दे रहा है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फर्स्ट ऑक्यूपेंसी के पहले अगर आपने उसको कुछ पैसा दिया है, इसका मतलब वो बिल्डिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है भाई, कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं आया है उसका। और सर देखो यहाँ पे जो लिखा है ना कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी, तो कभी कभी क्या होता है कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने में टाइम लगता है, लोग रहने लगते हैं। तो क्या लोग उसमें रहने लगे हैं? अगर रहने भी लगे हैं तो मान लिया जाएगा कि बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है, वहां पे जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया, अभी कोई नहीं रह रहा है, तो मान लेंगे कोई बात नहीं, कंप्लीशन सर्टिफिकेट तो आ ही चुका है। तो दोनों केसेस यहाँ पे चलते हैं, कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी। अगर ये इवेंट इन दोनों में जो भी पहले हो गया, उसके बाद अगर आपने पूरा पैसा दिया है ना, तो माना जाएगा आपने सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं ली है, आपने पूरा पूरा फ्लैट खरीदा है। लेकिन अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी विच एवर इज अर्लियर के पहले आपने टोकन मनी दी है, तो माना जाएगा आपने अपना फ्लैट कंस्ट्रक्ट करवाया है, जैसा कि इस एग्जांपल में मैंने आपको समझाया था। ठीक है सर जी। तो वही बात कहा कि इस केस को छोड़ के, इस वाले केस को छोड़ के जहां पे पूरा पैसा कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी के बाद आता है,
बाकी हर केस में आपने सप्लाई ऑफ सर्विस ली है, मतलब एडवांस मनी, टोकन मनी देख के जो कंस्ट्रक्ट करवाते हैं ना आप, वो सब क्या होता है, सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर आता है। अगेन बता रहे हैं आपको, रेसिडेंशियल के लिए चैप्टर नंबर 4 में एग्जामिशन दी है, लेकिन वो वहां पे दी है, अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? हाँ सर क्लियर है। आगे आओ, देखो, राठी बिल्डर्स हैज कंस्ट्रक्टेड इंडिविजुअल रेसिडेंशियल यूनिट फॉर एग्रीड कंसिडरेशन ऑफ 1.2 करोड़ पर यूनिट। एक यूनिट 1.2 करोड़ के राठी बिल्डर्स बेच रहे हैं। 90 लाख पर यूनिट was received before issuance of completion certificate by the competent authority and balance after the completion। तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी विच एवर इज अर्लियर के पहले इन्होंने 90 लाख रुपए एक्सेप्ट कर लिए। अरे एडवांस का 1 रुपया भी ले लिए ना तो भैया सप्लाई ऑफ सर्विस में आ जाएगा, क्योंकि यहां पे लिखा है, जहां पे इंटायर पूरा का पूरा कंसिडरेशन अगर बाद में आएगा तो ही हम सप्लाई ऑफ सर्विस से बाहर रखेंगे। लेकिन अगर 1 रुपया भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी विच एवर इज अर्लियर के पहले आपने ले लिया ना तो भैया सप्लाई ऑफ सर्विस में आ जाएगा। यहाँ पे तो 90 लाख रुपए पहले ले लिया है, तो ये जो कंस्ट्रक्शन है ये सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर आ जाएगा। क्लियर? क्लियर है सर। देखो यहाँ पे एक बात लिखे है, द एक्सप्रेशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मीन्स, कौन कंप्लीशन सर्टिफिकेट देता है उसके बारे में बात करते हैं। द गवर्नमेंट और एनी अथॉरिटी authorized to issue completion certificate under any law of time being in force, and in case non-requirement of such certificate from such authority from any of the following, namely architect बता दे, चार्टेड इंजीनियर बता दे, लाइसेंस सर्वेयर बता दे, ये लोग बता दें कि भैया हाँ ये कंप्लीट हो गई है तो बात खत्म हो जाती है। ठीक ठीक है सर जी। अब सर कुछ और चीजें भी सप्लाई ऑफ सर्विस में ही आएंगी क्या? टेम्परेरी ट्रांसफर और परमिटिंग यूज ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आईपीआर को अगर आप टेम्परेरी, परमानेंट नहीं बोल रहे हैं, टेम्परेरी ट्रांसफर करते हैं तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाता है। ये कुछ बातें इन्होंने एक्सप्रेस कर दी है कि भैया यहां पे हमको कंफ्यूजन नहीं चाहिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट टेम्परेरी ट्रांसफर करो, सप्लाई ऑफ सर्विस है। फर्स्ट ऑक्यूपेंसी और कंप्लीशन सर्टिफिकेट विच एवर इज अर्लियर के डेट के पहले अगर फ्लैट का कोई भी पैसा आप दे देते हो, बुकिंग अमाउंट, टोकन अमाउंट, 1 भी रुपया अगर आप देते हो तो सप्लाई ऑफ सर्विस है। लेकिन उसके बाद देते हो तो उस शेड्यूल 3 देखेगा, वहां पे कुछ नहीं लगता है। चलो ई पॉइंट देखते हैं। एग्रीइंग ऑन ऑब्लिगेशन टू रिपेन फ्रॉम एक्ट और टॉलरेंस ऑफ एक्ट सिचुएशन टू डू एन एक्ट, मतलब कुछ बर्दाश्त करना चाहते हो, बर्दाश्त की हद हो गई, कुछ बर्दाश्त करें, कुछ बर्दाश्त करते हो, कुछ आप रिफ्रेन करते हो, कुछ त्यागते, चलो छोड़ो जी जान दो, कुछ आप टॉलरेट करते हो और उसके बदले में आपको कुछ मिल रहा है। तो बेस्ट एग्जांपल डिलेड डिलीवरी, डिलेड डिलीवरी, लेट डिलीवरी चार्जेस रिकवर्ड फ्रॉम सप्लायर। अगर लेट से डिलीवरी हुई आपको किसी चीज की, अज्यूम करो यहाँ पे जनरली अब नहीं होता है, जोमेटो ने आपको लेट से डिलीवरी दी, ठीक, और आपने लेट से डिलीवरी दी, फूड फ्री की बात छोड़ो, उसने 50 रुपए आपको और पकड़ा दिए, लीजिए साहब 50 रुपए और आपको लेट से डिलीवरी दी है। तो आपने क्या किया, डिलेड डिलीवरी चार्जेस उससे एक्सेप्ट की, फूड भी उसी में आ रहा है, लेकिन अभी हम आपको कुछ और समझा रहे हैं। आपने डिलेड डिलीवरी चार्जेस एक्सेप्ट किए ना, तो उस चीज को फॉर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, कि भैया टाइम के अंदर अंदर आप चीज नहीं दी हो, तो इसको सप्लाई ऑफ सर्विस कहते हैं। एग्जाम्पल बहुत छोटा हो गया, बड़े लेवल पे एग्जाम्पल लें। बड़े लेवल का एग्जाम्पल अज्यूम से दिल्ली मेट्रो है, ठीक है, दिल्ली मेट्रो की बात करते हैं। दिल्ली मेट्रो ने बनना स्टार्ट किया, सारे के सारे एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल है, इसका वास्तविक जीवन से कोई मतलब नहीं है। 2001 में मान लो बनना शुरू किया। अब यहाँ पे एक कोई अरबिक कंपनी है, ठीक है, कोई एक कंपनी है जिसने कहा कि ठीक है हम इसको बना देंगे। यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट लिख देंगे ना तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है, बिकॉज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर टैक्सेस की बात अलग होती है, एग्जामिशन में देखी जाएगी। अभी समझो कि चलो दिल्ली मेट्रो वाले हैं, दिल्ली मेट्रो वाले बोलते हैं कि ठीक है तुम बना तो दो, ठीक, दिल्ली मेट्रो वाले बोलते हैं ठीक, अरे यार क्या, दिल्ली मेट्रो वाले बोलते हैं कि ठीक है तुम बना दो, लेकिन 2005 तक, 31 दिसंबर 2005 तक ये दिल्ली मेट्रो बन जानी चाहिए, तब हम तुमको अमाउंट पे करेंगे 5000 करोड़ रुपीस। अगर इससे तुमने डिले किया ना तो एवरी मंथ डिले का, एवरी मंथ जो आप डिले करोगे बॉस, उसका हम आपसे
1 करोड़ रुपीस चार्ज करेंगे एज डिले डिलीवरी। यहां तक की बात समझ में आई? ये दिल्ली मेट्रो ने इनसे बोला था। हाँ सर, ये वाली बात समझ में आई। अब सीन क्या हुआ, इन्होंने जो दिल्ली मेट्रो कंप्लीट करके दी वो दे दी 2006 31 ऑफ मार्च को, मतलब 3 महीना लेट से, 3 महीना लेट से इन्होंने दिया। मतलब अब अरबिक कंपनी इसको एक डिलेड डिलीवरी या पेनल्टी पे करेगा 3 करोड़ रुपीस का। तो ये जो 3 करोड़ रुपीस अरबिक लिमिटेड दिल्ली मेट्रो को दे रहा है, अरबिक कंपनी दिल्ली मेट्रो को दे रही है, इसको सप्लाई ऑफ सर्विस कहेंगे, क्योंकि दिल्ली मेट्रो ने डिले से डिलीवरी एक्सेप्ट की, इसने 3 महीने का लेट बर्दाश्त किया, इसलिए 3 करोड़ रुपए दिए। अब इसको देखो, ड्राफ्ट करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं कि आपको हम फाइन मार रहे हैं, पेनल्टी मार रहे हैं। ये तो पेनल्टी ये हो सकता है कि दिल्ली गवर्नमेंट इसको पेनल्टी मार रही है और इसके कंसंट्रेशन में से घटा रही है, बहुत से तरीके चलते हैं। बट मैंने आपको ये समझाया कि वो दिल्ली मेट्रो ने 3 महीना लेट तक बर्दाश्त किया, इसलिए से 3 करोड़ रुपए लिए, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर आएगा। इज इट क्लियर? ठीक है सर जी, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। अब आइए सर एफ पॉइंट में, ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स फॉर एनी पर्पस वेदर और नॉट फॉर स्पेसिफिक पीरियड फॉर कैश डिफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन मशीनरी गिवन ऑन हायर। सीधी बात है, अगर किराए पे आप किसी को कोई चीज देते हो तो किराए पे देना ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस होती है। ये छोटी सी बात हमने आपको पहले ही बता दी थी, तो सर ये भी सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर आ जाएगा। अब पॉइंट नंबर 6 और लास्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट है ना? हाँ सर, लास्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रट्टा लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। सर 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 हाँ सर, हम जा रहे हैं सोने, अभी थोड़ा जग जाओ, थोड़ी देर बाद मैं आपको सुलवा देता हूँ, बात सुन लो पहले। सर बताओ क्या समझना है? देखो एक बात बताओ, सच्चे मन से बताओ, सच्चे दिल से बताओ। सर पूछो, मान लो आपको अपना घर बनाना है, ठीक, अपने ऊपर सब कुछ, अपने ऊपर बात आती है ना तो आपका दिमाग ज्यादा चलेगा। सब लोग जग जाओ, मान लो आपको अपना घर बनाना है। हाँ सर, हमें अपना घर बनाना है। आपका घर प्यारा सा बनेगा, आपने घर बनाया, आप खुद ब्रिक्स खरीद के लाए, सीमेंट खुद खरीद के लाए, आप सारे के सारे बिल्डिंग मटेरियल, आयरन बार, सब कुछ खुद खरीद के लाए, ठीक है, ये सारे के सारे मटेरियल आपका, आपने लेबर कॉन्ट्रैक्ट पे दे दी, लेबर कॉन्ट्रैक्ट पे दे दी। तो पता है आपने क्या किया, इस लेबर, ये जो कॉन्ट्रैक्ट पे आके काम कर रही है, इसको सर्विस कहते हैं, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अब एक ऑप्शन तो ये था आपके पास घर बनाने के लिए, ये आप लेके आए और इसको आपने सर्विस पे दे दिया। दूसरा एक तरीका क्या होता है, आपने कहा कि भाई साहब मटेरियल भी तुम लाओ, लेबर भी तुम ही लाओ, मेरा घर बना के हमको दे देना, ये लो 50 लाख रुपए, बात खत्म, हमें अब झंझट नहीं चाहिए, मटेरियल हम नहीं लाएंगे। ये हो गया ऑप्शन नंबर 2। तो ये जो मटेरियल प्लस लेबर आपने दिया है ना, इसको पता है क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। इसको क्या कहते हैं सर? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहते हैं सर? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। अभी आप में से कुछ लोगों को थोड़ी थोड़ी ना यहाँ पे ऐसे ऐसे होगा कि अरे सर सर सर, हमने तो जॉब वर्क पढ़ा है, जॉब वर्क पढ़ा है, जहां पे आपने ये पढ़ाया था, देखो जॉब वर्क बता देते हैं कहां पे। सर एनी ट्रीटमेंट, एनी ट्रीट, ये देखो सर, एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस अप्लाइड ऑन अनदर पर्सन गुड। बेटा ये अलग है, वो अलग है, कैसे? वर्क कॉन्ट्रैक्ट पहले किन चीजों के ऊपर लग रहा है, उस चीज को यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया। देखो वर्क कॉन्ट्रैक्ट मीन्स इन्होंने बताया है अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, कंप्लीशन, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, फिटिंग आउट, इंप्रूवमेंट, मॉडिफिकेशन, रिपेयर, मेंटेनेंस, रिनोवेशन, अल्टरेशन और कमीशनिंग ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर। आपकी शर्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, और शर्ट पे प्रोसेस करने के लिए जॉब वर्क में पढ़ोगे, अगर वो अपने बटन्स, थ्रेड, अगर वो टेलर अपने पास से लगा रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ये ऑलवेज याद रखना। वर्क कॉन्ट्रैक्ट का जो मतलब लिखा है ना, वो यही है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी पे आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, फैब्रिकेशन कर रहे हो, कंप्लीशन कर रहे हो, इरेक्शन कर रहे हो, इंस्टॉलेशन कर रहे हो, फिटिंग आउट कर रहे हो, इंप्रूवमेंट कर रहे हो, मॉडिफिकेशन कर रहे हो, रिपेयर, मेंटेनेंस, रिनोवेशन, अल्टरेशन और कमीशनिंग, कुछ भी इसमें से इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कर रहे हो, तो वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के मीनिंग में आता है, ऑल्दो नहीं आता है। तो अगर आप ऐसा कुछ भी करते हो, वेयर इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज गुड्स, वेयर एज गुड्स और इन अ सेम अदर फॉर्म इज इन्वॉल्व इन एग्जीक्यूशन ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट, इसका कोई मतलब नहीं है। देखो अगर तुम वर्क कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, तो ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस होगा, ये मेंशन कर दिया गया। बिकॉज ये मेंशन करना जरूरी भी था, क्योंकि वर्क कॉन्ट्रैक्ट में सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ गुड्स लगता है। ऐसा हो सकता है कि वो घर बनाने में जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना, देखो एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी,
ये इमूवेबल प्रॉपर्टी बनाने के लिए अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट 60 लाख का आपने दिया तो ऐसा हो सकता है कि इस पे 50 लाख रुपए का मटेरियल लग गया हो, 50 लाख रुपए का मटेरियल हो और 10 लाख की लेबर हो। तो यहाँ पे एक बात हो जाती ना कि सर सब्सटेंशियल अमाउंट तो मटेरियल का लगा, तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानो इसको। बट गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर दिया है कि मटेरियल का सब्सटेंशियल लगा नहीं लगा हमें कोई मतलब नहीं है, दिस इज ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस। वो कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज 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 सप्लाई ऑफ सर्विस ही होंगे। इज इट क्लियर? यस सर। सप्लाई बाय वे और एज पार्ट ऑफ एनी सर्विस और इन एनी अदर मैनर whatsoever of goods being food or any other article for human consumption or any drink excluding alcoholic liquor for human consumption where such supply of service is for cash deferred payment or other valuable consideration। इतना लंबा पढ़ो, समझ में पॉज करके पढ़ लो, पॉज करके पढ़ लो, क्या समझ में आता है बताना, तब तक मैं लिख देता हूं यहाँ पे। हो गया? हाँ, अनपॉज कर लेना। रेस्टोरेंट सर्विस के बारे में बात कर रहा है। अब आप कहोगे सर रेस्टोरेंट सर्विस मतलब मैं तो खाना खाने गया था, मैं खाना खाने का पैसा लेता हूँ। तो खाना खाना मतलब फूड, फूड मतलब गुड्स, क्योंकि मैंने तो चपाती खाई है, पराठे खाए हैं, आलू दम की सब्जी खाई है, पनीर खाया है, तो गुड्स है तो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। गवर्नमेंट कहती नहीं, आप वहां बना बनाया खाना खाने गए थे, आप वहां पे पानी पीने नहीं जाते हो, ग्लास में वो पानी आपको सर्व करे आप इसलिए जाते हो। तो फूड इंडस्ट्री क्या कही कि भाई साहब 500 रुपए प्लेट का जो खाना होता है ना, इसमें 400 रुपए का फूड मटेरियल होता है, 60 रुपए का मेरी कुकिंग कॉस्ट आती है, 460 की कॉस्ट पड़ती है और 40 रुपए का प्रॉफिट होता है। गवर्नमेंट कहती हमसे मतलब नहीं है। अगर रेस्टोरेंट सर्विस है, कैटरिंग सर्विस है, तो भाई ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस होगी। और यहाँ पे जो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को बाहर किया गया है, क्योंकि अल्कोहल जीएसटी से बाहर होता है। ठीक ठीक है सर जी, बात आ गया। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, इसलिए ऐसा लिखा गया है। यहां तक कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, आप इसको रिवाइज कर लोगे। अभी क्लास ओवर नहीं हुई है, एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन पढ़ लो, एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन पढ़ लो। आओ, एक आदमी है वीर, ठीक है। वीर पता है यहाँ पे एक रहता था, ये घर है वीर का, ये घर है। टू 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 सर कैसा घर बना रहा हो? देखो मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा घर बन रहा है ये, बहुत। ये घर का मेन गेट है, ठीक है। और ये सब पता नहीं क्या क्या, ये बहुत अच्छा घर बना हुआ है, ठीक। इस घर में ना पता है वीर कब से रह रहा है? 1985 में इस घर को मिस्टर पोपटलाल पोपटलाल से वीर ने बोला कि भैया ये घर किराए पे लिया था, रेंट पे, 1985 से। और यहाँ पे ना पगड़ी सिस्टम होता है, पता है। आपने घर के लिए एक पगड़ी अमाउंट दिया, पगड़ी अमाउंट लेट से इन्होंने दिया था उस जमाने में 5 लाख रुपए, उस जमाने में 5 लाख रुपए दिया था। और ये आज तक रेंट दे रहा है, पगड़ी तो इतना दिया, रेंट देता है ये 100 रुपीज पर मंथ रेंट देता है। सोचो 1985 से यहाँ पे रह रहा है, 1985 से रह रहा है, बाप रे बाप। अब बात आ गई सर 2022 पे। अब 2022 में वीर कहा यार हमको इतने बड़े घर की जरूरत ही नहीं है, हम किसी और को दे दें। बट चूंकि इतने टाइम से वीर इस पे रह रहा है, अब पोपटलाल को भी बताओ 100 रुपया महीने का रेंट मिल रहा है, पोपटलाल भी परेशान है। प्रॉपर्टी के रेट तो अब बढ़े हैं ना, पहले तो बहुत सस्ते सस्ते रेंट होते थे। तो वीर को चूंकि इतने लॉन्ग टाइम से इस पे रह रहा है, तो वीर का ना इस पे टेनेंसी राइट आ जाता है, टेनेंसी राइट। और वीर क्या करता है, खोजता है किसी जारा को, और जारा को कहता है कि ठीक है आज से इस प्रॉपर्टी में किराए, मेरे हिंदी वर्ड को सुनना, इस प्रॉपर्टी पे किराए पे रहने का अधिकार हम तुमको सेल करते हैं, बेचते हैं। दैट इज टेनेंसी राइट, हम तुमको सेल करते हैं कितने रुपीज में? 50 लाख रुपीज में। जो टेनेंसी राइट इसने पगड़ी देके 5 लाख रुपए में 1985 में कर देते। तो ये पूछा जाता है कि सर ये टेनेंसी राइट जो वीर ने जारा को बेचा, ये क्या है? तो सर ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, यही बताया गया है एक क्लैरिफिकेशन के द्वारा। महाराष्ट्र का केस था, ठीक ठीक है ये। और जनरली क्या होता है, टेनेंसी राइट इस पोपटलाल के साथ भी शेयर होता है, चाहे पोपटलाल ये टेनेंसी राइट इसको दे, चाहे जारा टेनेंसी राइट दे, कोई भी टेनेंसी राइट दे घर खाली करवाने के लिए, भाई साहब ये टेनेंसी राइट के अगेंस्ट जो पैसा आता है वो सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। इतना समझ में आया तो बोलो। देखो ये सब चीजें, कुछ चीजें मैंने रेड करके ऑलरेडी रखी हुई थी कि आप लोगों में से किसी को कोई समस्या ना आए। चलो, पगड़ी सिस्टम दैट इज ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट अगेंस्ट टेनेंसी प्रीमियम इज प्रिविलेंट इन सम स्टेट।
बहुत से स्टेट में पगड़ी सिस्टम चलता है, मेरे यूपी में पगड़ी सिस्टम चलता है भाई। इन पगड़ी सिस्टम द टेनेंट एक्वायर टेनेंसी राइट इन द प्रॉपर्टी अगेंस्ट पेमेंट ऑफ टेनेंसी प्रीमियम दैट इज पगड़ी। शुरुआत में ही ना 50 लाख की दुकान का 40 लाख रुपए तक पगड़ी ले लेते हैं सब, ठीक, पगड़ी ले लिया। अब लैंडलॉर्ड में ओन्ड द प्रॉपर्टी, तो लैंडलॉर्ड ओनर तो है लेकिन बट द पोजेशन ऑफ द सेम लाइज विद टेनेंट, लेकिन उसकी जो पोजेशन है उसको यूज करने का अधिकार जो वो किसको मिल जाता है, टेनेंट को मिल जाता है। और टेनेंट जो है पीरियोडिक रेंट भी देता है टू लैंडलॉर्ड एज लॉन्ग एज ही ऑक्यूपाइज द प्रॉपर्टी, जब तक वो प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई करता है तब तक वो कुछ ना कुछ रेंट भी देता रहता है। द टेनेंट ऑल्सो यूजुअली हैज टू ऑप्शन टू सेल द टेनेंसी राइट of said property and in such a case has to share percentage of proceeds to his owner of the land। यहाँ पे लिखा है, बस इतना समझो, द टेनेंट ऑल्सो यूजुअली हैज द ऑप्शन टू सेल टेनेंसी राइट। जो किराएदार है ना, देखो जो 1985 से रह रहा था, वो उसके पास अब टेनेंसी राइट आ चुका है कि वो टेनेंसी राइट रखता है कि यही प्रॉपर्टी वो किसी और को रहने के लिए दे। कई बार आपने सुना होगा कि मकान खाली करवाने के लिए मकान मालिक ने किराएदार को इतने रुपए दिए, कई बार सुना होगा, टीवी सीरियल्स में भी देखा होगा। तो वही टेनेंसी राइट की बात कर रहा है कि टेनेंसी राइट उसके पास आ जाता है और जनरली देखा जाता है कि टेनेंसी राइट लैंडलॉर्ड के साथ शेयर होता है, जबकि ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है, ठीक। एंड सेट डाउन द टेनेंसी एग्रीमेंट, ऐसा लेट डाउन होता है, लिखा भी होता है टेनेंसी एग्रीमेंट पे। अल्टरनेटिवली द लैंडलॉर्ड पेज टू टेनेंट द प्रिवेलिंग टेनेंसी प्रीमियम टू गेट द प्रॉपर्टी वेकेटेड, या फिर ऐसा भी होता है कि जो लैंडलॉर्ड है वो टेनेंसी राइट का पेमेंट कर रहा है किसको, टेनेंट को, कि भाई प्रॉपर्टी खाली कर दो, प्रॉपर्टी खाली कराने का पैसा दिया, ठीक। सच प्रॉपर्टीज इन महाराष्ट्र आर गवर्न्ड बाय महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट, ठीक, चलो ठीक है। इट हैज बीन क्लेरिफाइड दैट द एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट अगेंस्ट कंसिडरेशन दैट इज टेनेंसी प्रीमियम, जो आपने टेनेंसी प्रीमियम लिया, इज स्क्वायरली कवर्ड अंडर द सप्लाई ऑफ सर्विस लाइबल टू जीएसटी। तो भैया ये जो टेनेंसी प्रीमियम आपने लिया था ना, टेनेंसी प्रीमियम 50 लाख, ये सप्लाई ऑफ सर्विस के मीनिंग में आ जाएगा और ये लाइबल टू जीएसटी होता है, यही बात यहाँ पे कही गई है। अब एक और बात आई थी कि सर हाँ ये इस पे तो स्टैंप ड्यूटी भी लगती है, जैसे यूपी में लगता है 4% स्टैंप ड्यूटी। तो पता है सीबीआईसी बहुत सही बात कहती है कि भाई स्टैंप ड्यूटी लगे ना लगे हमें मतलब नहीं है, जीएसटी लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पे लिखा है ऑल्दो the stamp duty on registration charges has been levied on such transfer of tenancy right, it shall be still subject to GST। भले ही स्टैंप ड्यूटी उस पे लग रही है फिर भी उस पे जीएसटी तो आएगा ही आएगा। However, यहाँ पे फिर मैंने थोड़ा सा आपको बात बताई है, चैप्टर नंबर 4 के अंदर रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग को एग्जेम्प्ट किया है, इसलिए उसका टेनेंसी राइट भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन वो चैप्टर नंबर 4 में होगा। बाकी कॉमर्शियल शॉप्स के लिए नहीं ना होगा एग्जेम्प्ट, केवल रेसिडेंशियल ड्वेलिंग के लिए होगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है। देखो स्टूडेंट नोट के लिए मैंने ये जगह पूरी छोड़ी है, अब इतना यहाँ पे ऐसे लिखना चाहो तो लिखना ना, या फिर एग्जाम्पल्स बगल में ही ऐसे लिख लेना कि दोबारा पूरा ना पढ़ना पड़े। भाई बहुत इजी चीज है, शेड्यूल 2 सबसे इजी है पूरी बुक के अंदर। हम लोग शेड्यूल 3 नेक्स्ट क्लास से करेंगे, आज के लिए इतना बहुत है। आप में से जिसको भी इनकम टैक्स में भी इशू आए उसको क्लियरली मेरी इनकम टैक्स की क्लासेस भी कर सकता है, उसमें भी मजा आएगा। और अपना रिव्यू अब इन लेक्चर्स के नीचे जरूर से जरूर दो कि क्लासेस में मजा आ रहा है, कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, तब मुझे भी यार ये क्लासेस बनाने में मजा आएगा। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।